आगे 11वां चैप्टर है भारत में सांस्कृतिक विकास 13वीं से 15वीं सदी तक। प्रश्न है ये मध्यकालीन स्थापत्य है और ये स्थापत्य किस स्थान से संबंधित है। बतानी है आपको कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब तक तो आप ये देखते आ रहे थे कि सुमेलित कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है बतानी है आपको। कुवत उल इस्लाम किस स्थान से संबंधित है। कुवत उल इस्लाम संबंधित है दिल्ली से। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, अजमेर में है। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कुरुक्षेत्र में नहीं है, तो यहाँ पे सही नहीं कौन पूछ रहा है, तीसरा वाला सही नहीं है। ठीक है, दिल्ली में है कुतुब मीनार, ये आप सभी को मालूम होगा। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार मस्जिद कुतुब मीनार के निकट दिल्ली में स्थित है, जो कि पहले एक जैन मंदिर था। इसके बाद में वैष्णो मंदिर में बदल दिया गया और तुर्क शासकों ने इसे मस्जिद में बदल दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि पहले एक मठ था, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये अजमेर में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, जिसे कि गुलाम शासकों ने बनवाया था। तुर्क स्थापत्य कला के संदर्भ में विचार करिए और इनमें से बताइए कि कौन सा असत्य है। इन्होंने उच्च कोटि के गारे का इस्तेमाल किया। इन्होंने गुंबद और मेहराब के साथ में लिंटल और शहतीर पद्धति का प्रयोग किया। धर्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने मानव व पशु आकृतियों पर विशेष बल दिया। बताइए इनमें से असत्य कौन सा है। तीसरा वाला गलत है, बाकी सारे ही सही। धर्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने मानव व पशु आकृतियों पर विशेष बल दिया, ये गलत है। सजावट के मामलों में तुर्कों ने धार्मिक कारणों से मानव आकृतियों या फिर पशु पक्षियों की आकृतियों के इस्तेमाल से परहेज किया था। इसके बजाय वे ज्यामितीय और फूलों के डिजाइनों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है अरेबिस्क। अरेबिस्क किससे संबंधित है। अरेबिस्क आपका संबंधित है सजावट पद्धति से। अरेबिस्क एक सजावट पद्धति है जिसे कि तुर्क भारत में इमारत व गुंबद से सजावट के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस पद्धति के द्वारा दीवारों पर ज्यामिति और फूलों के डिजाइन के साथ साथ में कुरान की आयतें भी लिखवाई जाती थी, जिससे कि अरबी लिपि अपने आप में एक कलाकृति बन गई थी। इन सजावटी युक्तियों के संयोग को अरेबिस्क कहा जाता था। ठीक है, कुतुब मीनार के संदर्भ में विचार करिए और इनमें से बताइए कि कौन सा असत्य है। इसे सूफी संत बख्तियार काफी की स्मृति में बनवाया गया था। इसमें लाल व सफेद बलुई पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ये मीनार मूलतः 90 मीटर की थी। बताइए इनमें से असत्य कौन सा है। ये मूलतः 90 मीटर की थी, ये गलत है। कितने मीटर की, 71 मीटर की थी शायद, देखते हैं। हाँ 71.4 मीटर की। ठीक है, ये मीनार 71.4 मीटर की थी। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजे में एक गुंबद भी है जो कि वैज्ञानिक पद्धति से बनवाया गया पहला सही गुंबद है। तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है। बताइए सत्य कौन है, दोनों ही सत्य है इसमें। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार जोड़ दिया था जो कि अलाई दरवाजा के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें एक गुंबद भी है जो कि वैज्ञानिक पद्धति से बनवाया गया पहला सही गुंबद है। तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार का निर्माण है। इसमें इमारत के मजबूत और ठोस होने का एहसास होता है। खानका किससे संबंधित है, खानका संबंधित है सूफी आश्रम से। किससे संबंधित है, सूफी आश्रम से। सूफी मत 12 पंथों या फिर सिलसिलों में संगठित था। हर सिलसिले का नेतृत्व एक सूफी संत करता था जो कि पीर कहा जाता था। ये पीर अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ में खानका यानी कि आश्रम में रहता था। खानका एक सूफी आश्रम था। चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। भारत में इस सिलसिले की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में भारत आए थे। बताइए कौन कौन सा सत्य है, दोनों ही सही है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ये 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के कुछ समय बाद भारत आए थे और दिल्ली व लाहौर में रहने के बाद में अजमेर चले गए थे। अगला प्रश्न है, इसमें आपको मैच करनी है। बाशरा, बाशरा किससे संबंधित है, बाशरा संबंधित है, ये इस्लामी कानून को मानने वाला बेशरा होता था। इस्लामी कानून को मानने वाला बेशरा होता था। ठीक है, इस्लामी कानून को मानने वाला बाशरा होता था, बेशरा नहीं। बेशरा जो है ये इस्लामी कानून को नहीं मानने वाले होते थे। बेशरा नहीं मानने वाले होते थे, बाशरा मानने वाले होते थे। मुताजिला बुद्धिवादी दर्शन, हनीफी धारा संबंधित है।
ये उदारवादी होते थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखिए, अच्छे समझ में आएगा। बादशाह इस्लामी कानून को मानने वाले थे, बेशरा नहीं मानते थे। मुताजिल 10वीं सदी में अब्बासी खिलाफत का पतन हो गया और विश्वासों तथा विचारों का युग प्रारंभ हुआ और बुद्धिजीवी दर्शनों का महत्व कमजोर हुआ, जैसे कि मुताजिला कहा जाता था। हनीफी धारा को इस्लाम की 4 धाराओं में सबसे उदारवादी धारा माना जाता था और इसी को पूर्वी तुर्कों ने अपनाया और यही तुर्क बाद में भारत आए थे। चिश्ती संतों के बारे में ये जो कथन है दिए हैं उस पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। इनमें सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलैया और नजीरुद्दीन चिरागे दहली थे। ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। सत्य कौन कौन सा है? दोनों ही सही है। चिश्ती संतों में निजामुद्दीन औलैया और नजरुद्दीन चिरागे दहली सबसे अधिक प्रसिद्ध संत थे। ये सूफी संत निम्न वर्गों के लोगों के साथ में निसंकोच मिलते जुलते थे। ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे और लोगों से हिंदी या फिर हिंदवी में बात करते थे। हिंदी या फिर हिंदवी में। चिश्ती सिलसिलों के संदर्भ में ये जो कथन है विचार करिए, सत्य बताइए। चिश्ती और सोहरावर्दी बादशाह विचारधारा से प्रभावित थे। मोइनुद्दीन के मुरीदों में बख्तियार काकी और काकी का मुरीद फरीदुद्दीन गंज शकर शामिल थे। सत्य बताइए कौन कौन सा है? दोनों सही है। आप पॉज करिए, खुद से पढ़िए इसको ध्यान से, फिर आगे बढ़िए। मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा। मैं जल्दी जल्दी आगे सिर्फ इसलिए बढ़ रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए। 13वीं से 14वीं सदी में उत्तर भारत में 2 सिलसिलों का प्रभाव था, एक चिश्ती और एक सोहरावर्दी का। ये दोनों ही बादशाह विचारधारा को मानने वाले थे। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। इनके शिष्यों में बख्तियार काकी और काकी का मुरीद फरीदुद्दीन गंज शकर शामिल थे। इनमें से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? बताइए किनके विचारों को? फरीदुद्दीन गंज शकर के विचारों को शामिल किया गया है आदि ग्रंथ में। इनके छंदों को, उनका दृष्टिकोण उदार और जीव दया की भावना से ओतप्रोत था। समा के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि सत्य कौन सा है। समा यह गायन की एक शैली थी जिसमें कि ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती थी। सूफी गायन हेतु अक्सर हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे। सत्य कौन सा है? दोनों। समा सूफी संतों के द्वारा अपनाई गई गायन शैली थी। सूफी संतों ने समा के माध्यम से लोकप्रियता अर्जित की थी। ये गायन ऐसे चित्रवृत्ति से सृष्टि करने में सहायक होती थी जिसमें कि इन्हें ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती थी। ये गायन के लिए हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे। चिश्ती और सोहरावर्दी संतों के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी समकालीन थे। सोहरावर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। बताइए सत्य कौन कौन सा है? दोनों ही सही है। भारत में सोहरावर्दी संतों ने लगभग उसी समय प्रवेश किया था जब चिश्तियों का आगमन हुआ था। चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार की और मजहबी विभाग में उच्च पदों के लिए नियुक्त किए गए थे। चिश्ती संत राज्य की राजनीति से अलग रहना ही पसंद करते थे और शाहों और अमीरों की संगति से दूर रहते थे। शाहों और अमीरों की संगति से। इनमें से बताइए कि किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता था? सिद्ध पुरुष किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलैया को। निजामुद्दीन औलैया यौगिक प्राणायाम में इतने पारंगत थे कि योगी लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहा करते थे। मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में विचार करिए, बताइए कि इनमें से कौन सा सत्य है। इन्होंने जाति प्रथा की निंदा की। ये औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, नमाज, अजान पर गहरा प्रहार किया था। बताइए सत्य कौन कौन सा है? दूसरा गलत है कि ये औरंगजेब के समकालीन थे। कबीर औरंगजेब के समकालीन नहीं थे। कबीर 15वीं सदी में एकत्व के विचारक के रूप में उभरे थे। इन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता की घोर निंदा की। इन्होंने जाति, नस्ल, संपत्ति में होने वाले भेदभाव का प्रबल विरोध किया। कबीर किसी भी मुगल शासक के समकालीन नहीं थे। कबीर ने एकत्व पर जोर दिया और मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, गंगा स्नान, नमाज और अजान सबके तीव्र प्रहार किए थे। वह यौगिक आधारों से परिचित थे। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। मैच करिए और बताइए कि इनमें से सही सुमेलित कौन है। कौन कहाँ से संबंधित है, किस जगह से। जैसे कि नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? रामानंद आपके संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के। नरसिंह मेहता कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। गुरु नानक पंजाब से। मध्यकालीन भारत में इनमें से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए? बताइए किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए? रैदास के।
किसके? रैदास के। संत रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता था। इनके बहुत से पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित मिलते हैं। एक प्रचलित कहावत मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो इनकी ही द्वारा कही गई है। अगला मैच दी कॉलम है, कौन किससे संबंधित है बताइए। जैसे कि अब्दुल वहीद बेलग्रामी, ये संबंधित है किससे? हर के हकैके हिंद से, ठीक है। नक्शबी संबंधित है कोक शास्त्रा से, कोक शास्त्रा होता था। औरंगजेब के द्वारा क्या? फतवाए आलमगीरी संबंधित है। गुलबदन बेगम लिखित क्या है? हुमायूंनामा। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के संबंध में विचार करिए। ये कथन देखिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। भक्ति आंदोलन के संबंध में कबीर और नानक ने ईश्वर भक्ति को मोक्ष का मार्ग माना। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को नामदेव ने लोकप्रिय बनाया। अलवार व नयनार संतों ने दक्षिण में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानंद थे। बताइए कौन कौन सत्य है? चारों सत्य है, चारों ही पूरी तरीके से सही है। के संदर्भ में अब ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये चारों, इसमें से आपको बतानी है कि कौन सा गलत है। अब इसको पॉज करिए और सारे स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कि कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है, इनका जन्म ननकाना तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन बी, इनकी भजन रचना रबाओ नामक साज के साथ में गाई जाती है। ऑप्शन सी, इन्होंने निपथ यानी निष्पक्ष मार्ग का अनुमोदन किया। और ऑप्शन डी है, इनके विचारों ने सिख धर्म को जन्म दिया। निपक्ष या फिर निपक्ष मार्ग का अनुमोदन संत दादू दयाल ने किया था, ठीक है, नानक ने नहीं किया था। सो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। बाकी सारे इनके संबंध में पूर्णतः सही है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। निपक्ष मार्ग का अनुमोदन संत कवि दादू दयाल ने किया था और परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करके गुजरात एवं राजस्थान में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न है, ये मध्यकालीन संत हैं और इन संत से संबंधित ये राज्य है और आप इसमें देखिए कि कौन कौन सा सुमेलित है। मीरा आपके राजस्थान राज्य से संबंधित है। सूरदास उत्तर प्रदेश से थे। चैतन्य बंगाल से संबंधित है। ये तीनों ही सही है। सारे ही जो ऑप्शन में आपने देखा वो सभी संत कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। ये अपने संप्रदाय में सभी जातियों और धर्मों के लोगों का स्वागत करने को तैयार थे। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में बताइए जो कथन दिए हुए हैं दोनों, इनमें से कौन कौन सा गलत है। पहला है, इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का और मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। दूसरा, इन्हें परंपरावादी दार्शनिक माना गया है चैतन्य ने। बताइए कौन सा इसमें से गलत है। इन्हें परंपरावादी दार्शनिक माना गया है, ये गलत है। बाकी पहला सही है कि इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ और मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। चैतन्य ने पूरे भारत में भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। खासतौर पर पूर्वी भारत में इनके अनुयायी अधिक थे, जिनमें कि हिंदू, मुस्लिम और निम्न जातियां भी शामिल थे। इन्होंने मूर्ति पूजा व धर्म ग्रंथों का विरोध नहीं किया था। इन्हें परंपरावादी दार्शनिक नहीं माना जाता है। दूसरा वाला गलत है। अगला है, सूफी मत के संदर्भ में। सूफी मत के संदर्भ में ये जो कथन है चारों, इनमें से कौन सा असत्य है। 15वीं सदी में अरब दार्शनिक इब्ने अरबी के अद्वैतात्मक विचारों को भारत में लोकप्रियता मिली थी। 15वीं सदी में अरब दार्शनिक इब्ने अरबी के अद्वैतात्मक विचारों को भारत में लोकप्रियता मिली थी। ऑप्शन बी है, जीव मात्र की एकता का अरबी सिद्धांत तौहीद वजूदी के नाम से विख्यात है। ऑप्शन सी, अकबर के विचारों में तौहीद के तथ्य दिखाई देते हैं। एंड ऑप्शन डी है, संपूर्ण सूफी सिद्धांत इब्ने अरबी में वर्णित है। बताइए कौन सा इसमें से असत्य है। संपूर्ण सूफी सिद्धांत इब्ने अरबी में वर्णित है, ये गलत है। बाकी तीनों ही सही है। 15वीं सदी और 16वीं सदी के प्रथम चरण में भक्ति व सूफी संतों का एक मंच था जिसने कि विचारों के एक संकल्प को तैयार किया जो कि जीव मात्र की एकता का अरबी सिद्धांत तौहीद वजूदी में वर्णित है, ना कि इब्ने अरबी में। इब्ने अरबी एक अरब दार्शनिक है। मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था। नायक का खिताब किसको दिया गया था? अमीर खुसरो को दिया गया था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1292 में पटियाला में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बदायूं में हुआ था। इन्होंने भारतीय होने पर इन्हें गर्व था। ये एक कुशल संगीतज्ञ थे और निजामुद्दीन औलैया की सभा में भाग लेते थे। इन्हें नायक के नाम से भी जाना जाता था, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के संदर्भ में अब ये जो कथन दिए गए हैं तीनों, इसको देखिए और विचार करिए इनमें से सत्य कौन सा है।
इन्हें सितार को इजाद करने का श्रेय दिया जाता है। इसने तबला का आविष्कार किया। इसने अरबी फारसी मूल के राग एमन और घोल को भारतीय संगीत में शामिल किया। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है? तीनों ही सही है। अमीर खुसरो संगीत के सिद्धांत और व्यवहारिक प्रयोग में पारंगत थे। उन्हें सितार के आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। तबले के आविष्कार का श्रेय भी खुसरो को प्राप्त है। उन्होंने अरबी फारसी मूल के राग एमन और घोर को भारतीय संगीत में शामिल किया। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था? राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में किया गया था? बताइए। फिरोज तुगलक के शासनकाल में। फिरोज तुगलक के शासनकाल में संगीत पर मानक भारतीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया। मान कौतूहल किससे संबंधित है? मान कौतूहल संबंधित है, ये थे संगीत पद्धति आधारित ये रचना है। मान कौतूहल एक प्रकार के संगीत से संबंधित रचना है जिसे कि ग्वालियर के राजा मान सिंह के तत्वावधान में तैयार किया गया था। इसमें मुसलमानों के द्वारा भारतीय संगीत में दाखिल की गई सभी पद्धतियों का वर्णन है। अगला है मैच द कॉलम और इसको आप मैच करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा किससे मैच होगा। ये है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर संबंधित है मिताक्षरा से। किससे? मिताक्षरा से। फकीरुल्लाह खान संबंधित हैं राग दर्पण से। किससे? कौन सी रचना से? राग दर्पण से संबंधित है। मलिक मोहम्मद जायसी संबंधित हैं पद्मावत से और कलहड़ संबंधित है रास तरंगिणी से। कलहड़ की रचना क्या है? रास तरंगिणी। नेक्स्ट है तूतीनामा के रचनाकार कौन थे? बताइए। तूतीनामा के रचनाकार जिया नक्शवी थे। कौन थे? जिया नक्शवी। ये दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने कि संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तूतीनामा फारसी में लिखी गई थी। इसका अनुवाद तुर्क और यूरोपीय भाषाओं में किया गया था। मध्यकालीन भारत में बंगाल के शासकों के संदर्भ में ये जो कथन है इस पर विचार करिए और बताइए कि कौन कौन से सही है। नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया। इसी के संरक्षण में मालाधर बसु ने भागवत का भी बंगला में अनुवाद किया। तो बताइए कौन कौन से सत्य है दोनों में से? दोनों ही सही है। मध्यकालीन भारत में जब भाषाएं एक खास मंजिल तय कर चुकी थी तो मुस्लिम शासकों ने साहित्यिक प्रयोजनों के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। तभी नुसरत शाह ने महाभारत व रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। इसी के संरक्षण में मालाधर बसु ने भागवत का भी बांग्ला में अनुवाद किया। इसके बाद आइए 12वें चैप्टर पे आते हैं। 12वां चैप्टर है उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष। ये द्वितीय मुगल और स्थापना, जिसमें कि आप 1525 से 1555 तक की घटनाओं के क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाबर के संदर्भ में ये जो कथन दिए हैं इस पर विचार करिए। बाबर सर्वप्रथम फरगाना का शासक बना। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया। ये तैमूर वंश का था। कौन कौन से सत्य हैं इनमें से? सारे ही सही हैं, तीनों। 1494 में 14 वर्ष की उम्र में बाबर ट्रांस ऑक्सियाना के फरगना नामक एक छोटे से राज्य का शासक बना था। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया था। वो कहता था कि काबुल से लेकर के पानीपत में हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी बंद ही नहीं किया था। काबुल से लेकर के पानीपत में हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी भी बंद नहीं किया था। बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज थी। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली थी वो तुर्की नस्ल का चंगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, लेकिन आमतौर पर उसे मुगल वंश पुकारा गया है बाबर को। बाबर के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से गलत है वो चुनिए। ऑप्शन ए, इसे भारत प्रवेश हेतु राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। ऑप्शन बी, बाबर ने सिंधु नदी पार करके भारत में प्रवेश किया था। ऑप्शन सी, इसने सर्वप्रथम भेरा और सियालकोट का किला जीता था। ऑप्शन डी, इस समय पंजाब पर तुर्की का शासन था। कौन सा इसमें से गलत है? इस समय पंजाब पर तुर्की का शासन था, ये गलत है। बाबर के पास में पंजाब के सूबेदार दौलत खां के बेटे दिलावर खां के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा गया था, जिसने कि बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रित किया था। उसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को पत्र भेजा था और कहा कि वो इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर दे। जब बाबर ने भारत में प्रवेश किया था उस समय पंजाब में अफगान सरदार दौलत खां लोदी स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है, ये लड़ाई है और ये लड़ाई किस वर्ष हुई थी वो आप बताइए। पानीपत की लड़ाई आप सभी को मालूम होगा, एकदम जुबानी आपने रट रखा होगा कि 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। अब बताइए खानवा की लड़ाई कब हुई थी? खानवा की लड़ाई 1527 में हुआ था। चौसा की लड़ाई कब हुई थी?
1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी और कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुआ था। नेक्स्ट है बाबर के संदर्भ में। अब ये जो दो कथन है उस पर विचार करिए। बाबर ने रूसी युक्ति यानी रक्षा प्राचीर उस्मानियों से ग्रहण किया था। उस्मानियों से, सॉरी, बाबर ने जो रूसी युक्ति था रक्षा प्राचीर वो उस्मानियों से ग्रहण किया था। दूसरा है कि पानीपत की लड़ाई में उस्मानियाई तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के साथ थे। अब ये दोनों कथन आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तीसरा कथन भी दिया हुआ है। बाबर के अनुसार उसने भेरा का किला जीतने के लिए बारूद का प्रयोग किया था। तीनों कथन आपने जान लिया कि बाबर ने रूसी युक्ति उस्मानियों से ग्रहण किया था, पानीपत की लड़ाई में उस्मानियाई तोपजी उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के साथ थे, और तीसरा कथन बाबर के अनुसार उसने भीरा का किला जीतने के लिए बारूद का प्रयोग किया था। कौन कौन सा सही है इसमें? तीनों सही है, तीनों ही सही है। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने रक्षा प्राचीर का उपयोग किया था, ठीक है, रूसी युक्ति रक्षा प्राचीर का। इस युक्ति को बाबर ने उस्मानिया युक्ति कहा था, रूसी युक्ति उस्मानिया युक्ति कहा था, क्योंकि उस्मानियों ने ईरान के शाह इस्माइल के खिलाफ इस युक्ति का प्रयोग किया था। पानीपत की लड़ाई में दो उस्मानियाई तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा ने बाबर का साथ दिया था। बाबर का कहना यह था कि उसने सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल भीरा का किला जीतने के लिए किया था। वैसे तो भारत को बारूद की जानकारी थी, लेकिन उत्तर भारत में इसका आमतौर पर उपयोग बाबर के आगमन पर ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की लड़ाई के बारे में। अभी जो दो कथन है उसको देखिए, बताइए कौन कौन से सही है। इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण किया। बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुखालफत दिखाने वाला कहा। बताइए, दोनों सही है, पहला और दूसरा। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें कि लोदी शक्ति की रीढ़ टूट गई और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बाबर अपनी जीत के बाद अपने सैनिकों और धनुर्धरों को कहता है कि भारत के लोगों ने बला की मुखालफत दिखाई है, मतलब मुगल सेना के पहुंचते ही गांव छोड़ करके चले जाना। अगला प्रश्न है कि खानवा की लड़ाई के संदर्भ में बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र बयाना पर अधिकार कर लिया था। मेवात के हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया। इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई। बताइए कौन सा गलत है इसमें से? इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई थी, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं। 26 जनवरी 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हुई थी। बाद में उसका शव काबुल ले जाकर के दफनाया गया था, जहां पे उसका मकबरा बना हुआ है। बाबर के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन गलत है? भारत में एक नई युद्ध पद्धति प्रचलित किया बाबर ने। युद्ध में बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। उसे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त था। कौन कौन सा इसमें से गलत है? उसे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त था, ये गलत है। बाकी तीनों ही सही है। बाबर को एशिया के दो पराक्रमी योद्धा चंगेज खां और तैमूर का वंशज होने का गौरव प्राप्त था, इसलिए उसका कोई भी सरदार उसके साथ में समानता का दावा नहीं कर सकता था। अब ये बताइए कि तुजुक बाबरी का लेखक कौन है? तुजुक बाबरी का लेखक खुद ही बाबर है। बाबर को अरबी और फारसी का गहरा ज्ञान था, साथ ही तुर्की उसकी मातृभाषा थी। उसने तुजुक बाबरी को तुर्की में लिखा, जो कि विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है। हुमायूं के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए, बताइए कि इनमें से कौन सा सत्य है। 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा हुमायूं पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ। बताइए, दोनों सही है। बाबर की मृत्यु के बाद दिसंबर 1530 में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठ गया। उस समय वो मात्र 23 वर्ष का था। 1532 में दौरा बिहार नामक स्थान पर, दौरा नामक जगह पे, जो कि बिहार में पड़ता था, अफगान सेना को परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला, जो कि पूर्वी भारत में प्रवेश के द्वार के रूप में जाना जाता था, जो कि अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था। यहीं पर हुमायूं का सामना शेर खां से हुआ था। हुमायूं के संदर्भ में अभी बताइए कि इनमें से चारों में से कौन सा गलत है। चित्तौड़ की रानी ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी थी। दिल्ली में दीन पनाह नगर का निर्माण कराया था। चंपानेर किले की प्राचीर लांघने वाला ये 41वां व्यक्ति था। चौसा युद्ध के बाद में हुमायूं ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। बताइए, चौसा युद्ध के बाद हुमायूं ने हजरत आला की उपाधि धारण की, ये गलत है। बाकी सारे ही सही है।
हजरत आला की उपाधि शेर शाह ने नुसरत शाह को पराजित करने के बाद धारण किया था। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद में शेर शाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कन्नौज की हार के बाद इसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली। 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। इसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई। इसका मकबरा अकबर ने बनवाया था। असत्य की पहचान करिए। इसका मकबरा अकबर ने बनवाया था, ये गलत है, बाकी सारे ही सही है। 1555 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी प्रिय पत्नी ने किले के निकट उसका मकबरा बनवाया, जो कि उत्तर भारत की स्थापत्य शैली में एक नए दौर की शुरुआत का सूचक है। संगमरमर का भव्य गुंबद इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। शेर खां के संदर्भ में विचार करिए। 1537 में वो बंगाल व बिहार का स्वामी बना। शेर खां ने रोहतास किले पर कब्जा उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा हेतु किया। कौन सा सत्य है इसमें से? दोनों सत्य है। 1535 से 37 के बीच में जब हुमायूं आगरा में मौजूद नहीं था, उसी समय शेर खां ने अपनी स्थिति बिहार व बंगाल में मजबूत कर ली और वहां का स्वामी बन गया। जब 1537 में हुमायूं ने शेर खां के खिलाफ कूच लिया और चुनार के किले पर कब्जा किया, उस समय धोखे से शेर खां ने रोहतास के किले पर कब्जा कर लिया, जिससे कि वह उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा सुदृढ़ कर सके। अगला प्रश्न है, शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में बताइए कौन सा सत्य है? परगना शिकदार के अधिकार में था। मुंसीफ भू राजस्व की वसूली की देखरेख करता था। शेर शाह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कौन कौन से सत्य है? तीनों ही सत्य है। शेर शाह ने सल्तनत में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था में ज्यादा परिवर्तन न करते हुए उसी को लागू रखा था। कई गांवों को मिलाकर के परगना बनता था, जो कि शिकदार के जिम्मे होता था। मुंशी भू राजस्व की उगाही की देखरेख करने वाले अधिकारी होते थे। शेरशाह के मुद्रा संबंधी सुधार से व्यापार और शिल्प को बढ़ावा मिला। उसने मिश्रित धातु की जगह पे सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्के ढलवाए। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह के संदर्भ में बताइए कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? उसे अपने पिता से जौनपुर की जागीर मिली थी। वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत में बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक बना। उसने कश्मीर तक साम्राज्य विस्तार किया था। उसके द्वारा बनवाई गई सड़कों व सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया। बताइए। उसने कश्मीर तक साम्राज्य विस्तार किया था, ये सही है, बाकी सारे ही गलत है। ये गलत है, बाकी सारे ही सही है। शेरशाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर के सिंधु नदी तक फैला हुआ था, परंतु उसमें कश्मीर शामिल नहीं था। पश्चिम में वह मालवा राजस्थान को भी जीत चुका था। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में विचार करिए। दरों की सूची रे का प्रचलन करवाया। भूमि उत्तम, मध्यम और निम्न दर्जे में बटी थी। भूमि की लेखा जोखा को पट्टा कहा जाता था। कौन सा सत्य है? तीनों ही सत्य है। शेरशाह ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने के लिए दरों की सूची, जिसे कि रे कहा जाता था, उसका प्रचलन प्रारंभ कर दिया। उसने भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न स्तर पर बांट दिया और राज्य का हिस्सा उपज का 1/3 निर्धारित किया। बोए गए जमीन के क्षेत्रफल, लगाई गई फसलों की किस्में और प्रत्येक किसान के द्वारा दिए गए लगान को कागज में दर्ज किया जाता था, जिसे कि पट्टा कहते हैं। शेरशाह के सैन्य बल के संदर्भ में विचार करिए। उसने घोड़ों पर शाही निशान लगवाए। डाक प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी से उधार ली। सिपाहियों का व्यक्तिगत परिचय चेहरा नाम के दस्तावेज में वर्णित था। सिपाहियों को वेतन के रूप में जागीरें दी जाती थी। कौन सा सही नहीं है इसमें से? सिपाहियों को वेतन के रूप में जागीरें दी जाती थी, ये सही नहीं है, बाकी सारे ही सही है। शेरशाह ने घोड़ों पर शाही निशान लगवाए ताकि कोई भी उनके बदले घटिया दर्जे के घोड़े का इस्तेमाल ना करे। उसने डाक प्रणाली का ज्ञान अलाउद्दीन खिलजी से उधार लिया था। शेरशाह हर सिपाही की सीधी भर्ती करता था और उसके रंग, रूप और चरित्र की जांच के लिए सबका व्यक्तिगत दस्तावेज तैयार करवाता था, जिसे कि वो चेहरा कहता था। चौथा गलत है, वो सिपाहियों को नगद रूप में वेतन देता था, जबकि किसानों को छूट थी कि वो चाहे तो नगद या फिर अनाज में भू राजस्व दे सकते हैं। मुगल काल में शेर मंडल किससे संबंधित था? शेर मंडल संबंधित था हुमायूं का पुस्तकालय से। मुगल काल में हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने कि पुस्तकालय का निर्माण करवाया था और उसे वह शेर मंडल कहता था। शेरशाह के संदर्भ में विचार करिए।
मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के काल में पद्मावत की रचना की। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में एक पुरानी शाही सड़क की मरम्मत करवाई। सत्य की पहचान करिए इसमें से। दोनों ही सही है। शेरशाह ने हिंदी के विद्वानों को संरक्षण दिया था। उसी के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। शेरशाह ने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के बंगाल में सोना गांव तक पहुंचने वाली पुरानी शाही सड़क को फिर से शुरू करवाया, जिसे कि उसने ग्रांड ट्रंक रोड का नाम दिया था। तो सारे ही सही है। आगे मैच कॉलम मुगल शासक हैं और उनसे संबंधित जो उनके मकबरे हैं उससे आपको इससे मैच करनी है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा बिहार में है। बिहार के कहाँ पे? सासाराम में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जो कि आगरा के निकट है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है मुगल साम्राज्य का दृढ़ीकरण, अकबर का काल। अकबर के काल से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। अकबर के संदर्भ में विचार करिए और बताइए इनमें से सत्य कौन सा है। अकबर ने सिंहासन पर बैठने से पहले कालानौर में अफगान सेना का सामना किया था। उसने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। बताइए सत्य कौन है? दोनों सत्य है। दोनों ही है ना। अकबर ने जब सिंहासन संभाला तो उससे पहले वो पंजाब में कालानौर नामक के स्थान पे अफगान विद्रोहियों के खिलाफ में युद्धरत मुगल फौज की कमान संभाले हुआ था। अकबर ने हुमायूं के विश्वस्त और प्रिय अधिकारी बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी, क्योंकि तमाम विपरीत परिस्थितियों में उसने सामर्थ्य का परिचय दिया था। आदिल शाह किसे विक्रमाजीत की उपाधि दी थी? इनमें से किसको दिया था आदिल शाह ने? हेमू को, विक्रमादित्य की। हेमू आदिल शाह की सेवा में था। वो 22 लड़ाइयां लड़ चुका था और एक में भी उसने हार का सामना नहीं किया था, तो इसलिए आदिल शाह ने उसे विक्रमाजीत की उपाधि देकर के उसे अपना वजीर नियुक्त किया था। अकबर ने आदम खां को किस आक्रमण का नेतृत्व प्रदान किया था? अकबर ने आदम खां को मालवा आक्रमण का नेतृत्व प्रदान किया था। अकबर ने अपने सौतेले भाई आदम खां को मालवा पर आक्रमण करने वाली सेना का नेतृत्व करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया था। अब बताइए अकबर के संदर्भ में ये जो दो कथन है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। उमरा वर्ग के उज्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है। इनमें से दोनों ही सत्य था। 5 नवंबर 1556 में पानीपत के मैदान में हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना और मुगल सेना की भिड़ंत हुई, जिसमें कि मुगल सेना ने जीत हासिल किया। उमरा वर्ग में उज्बेकों का एक शक्तिशाली वर्ग था, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मालवा के कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। इनकी शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अकबर ने अपनी राजधानी जौनपुर में बना लिया था। रानी दुर्गावती के संदर्भ में विचार करिए। वो चंदेल राजघराने से संबंधित थी। वो आसफ खां के आक्रमण का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। सत्य की पहचान करिए। दोनों ही सत्य है। संग्राम शाह ने अपने बेटे का विवाह चंदेल राजघराने की एक राजकुमारी से करा दिया था, जो कि इतिहास में रानी दुर्गावती के नाम से जानी जाती है। इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खान ने रानी की दौलत और सौंदर्य की चर्चा सुनी थी। तभी उसने बुंदेलखंड की ओर बढ़ते हुए गढ़ी पर आक्रमण किया और उसका सामना रानी दुर्गावती से हुआ था। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में कौन सा गलत है इसमें से? अकबर ने 1572 में अहमदाबाद पर अधिकार किया। कांबे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था। कौन सा इसमें से गलत है अकबर के मामले में? इसने गुजरात में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था इस अभियान में, तो ये गलत है। बाकी सारे सही है। अकबर के गुजरात अभियान का एक कारण विद्रोही मिर्जाओं को गुजरात में शक्तिशाली होने से रोकना था, क्योंकि मिर्जाओं ने गुजरात में शरण लिया हुआ था। अगला प्रश्न है कि अकबर की भू राजस्व नीति के संदर्भ में विचार करिए। राजस्व निर्धारण की प्रणाली को जब्ती कहा जाता था। बटाई या फिर गल्ला बख्शी राजस्व निर्धारण की अन्य प्रणाली थी। राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली नसक भी थी। करोरी भू राजस्व की वसूली करने वाले अधिकारी थे। प्रश्न क्या पूछ रहे? चारों स्टेटमेंट आपने देख लिया। प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनमें से सत्य कौन है, तो सत्य आपने सारे ही सही थे। अकबर की भूमि राजस्व निर्धारण प्रणाली को जब्ती कहा जाता है।
दहसाला प्रणाली जब्ती का सुधारा हुआ रूप है। अकबर के अधीन राजस्व निर्धारण की कई इकाइयां प्रचलित थी। इनसे सबसे पुरानी प्रणाली बटाई या फिर गल्ला बख्शी थी। इसमें उपज निर्धारित अनुपात में किसानों व राज्य को बांट दी जाती थी। अकबर ने एक तीसरी प्रणाली का भी उपयोग राजस्व निर्धारण में किया, जिसे कि नसक कहा जाता था। इसमें फसल का निरीक्षण और अतीत के अनुभव दोनों के आधार पर अंदाजा लगा करके पूरे गांव के द्वारा देय राशि तय की जाती थी। इसे कंकूत या फिर आकलन भी कहते हैं। करोड़ी भू राजस्व वसूलने वाले अधिकारी थे, जिनमें से प्रत्येक को 1 करोड़ वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आगे ये मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम है, उसको आपको मैच करनी है। नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि, नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को पोलस कहा जाता है। 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना को क्या कहते हैं? पड़ती। पड़ती हो गई ना, पड़ती हो जाती है। 2 से 3 वर्ष पड़ती रहना, उसको क्या बोलते हैं? 2 से 3 वर्ष यदि पड़ती रह गई तो उसको चाचर कहा जाता है। और 4 से 5 वर्ष या फिर इससे अधिक वर्ष की वसूली, इससे अधिक वर्ष वाली पड़ती भूमि को बंजर भूमि कहा जाता था। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में विचार करिए। अकबर के द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार के लिए किसानों को तकावी ऋण दिया जाता था। कौन सा ऋण दिया जाता था? तकावी ऋण दिया जाता था। तो चलिए अगला भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसके समय में जमींदारों को उपज का एक हिस्सा लेने का मौरूसी हक था। मौरूसी यानी कि वंशानुगत हक था। दहसाला प्रणाली एक प्रकार का स्थायी बंदोबस्त था। जब्ती व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता था। आप बता सकते कौन सा है इनमें से? दहसाला प्रणाली एक प्रकार का स्थायी बंदोबस्त था, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा। अकबर ने कृषि सुधार विस्तार पर विशेष बल दिया और अमलों को आदेश दिया कि वो किसानों को बीज, औजार और पशु आदि के लिए तकावी को आसान किस्तों में प्रदान करेंगे, ऋण को। हर इलाके के जमींदार प्रत्येक अमल के प्रयत्नों पर सहयोग करते थे और उपज का एक हिस्सा वंशानुगत हक के रूप में वसूल करते थे। उसे मौरूमी कहा जाता था। दहसाला प्रणाली किसी भी प्रकार का दहसाला बंदोबस्त नहीं था और न ही ये स्थायी बंदोबस्त था। राज्य को उसमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त था। जब्ती प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है, इसलिए टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं इसको। अकबर के शासनकाल में टोडरमल एक उच्च कोटि का राजस्व अधिकारी था। इसने कुछ समय तक शेरशाह के अधीन भी कार्य किया था। अकबर का मनसबदारी पद्धति के बारे में विचार करिए और बताइए इनमें से सत्य कौन सा है। ऑप्शन ए पहला स्टेटमेंट है कि अकबर ने इस पद्धति को लागू करके साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया और उस पर नियंत्रण बनाए रखा। दूसरा है कि शाही घराने के लोगों को ऊंचा मनसब दिया जाता था। मनसब जात और सवार में विभाजित था। मनसब जात और सवार में विभाजित था। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है? सारे ही सही है, तीनों ही सत्य है। अकबर ने मनसबदारी पद्धति का प्रयोग करके अपने साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया और उस पर नियंत्रण भी बनाए रखा। अकबर ने शाही घराने के लोगों को ऊंचा मनसब प्रदान किया था। अकबर की मनसबदारी प्रथा जात और सवार में विभाजित थी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में विचार करिए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई दाग पद्धति का प्रयोग अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था में किया था। अकबर जागीर प्रथा को खत्म करने में असफल रहा था। अकबर ने मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत जाति के सवार नियुक्त किए थे। अकबर ने एक सशक्त नौसेना तैयार किया था। चारों ऑप्शन आपने देख लिया। पूछा क्या जा रहा है इसमें से वो भी हम समझ लेते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है? केवल चौथा इसमें से गलत था कि अकबर ने एक सशक्त नौसेना तैयार किया था, बाकी सारे सही हैं। अकबर ने शेरशाह के द्वारा अपनाई गई चेहरा पद्धति और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई दाग पद्धति का उपयोग अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया था। अकबर को जागीर प्रथा पसंद नहीं थी, लेकिन उसके जड़ें जितनी भी मजबूत थी वो उसे मिटाने में असफल रहा था। अकबर ने हर अमीर या फिर सरदार की सैन्य टुकड़ी में मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत सैनिक रखने को अनिवार्य बनाया था, ताकि कबाइली और संकीर्णतावादी शक्तियों को कमजोर कर सके। अकबर ने सशक्त नौसेना पर विचार ही नहीं किया था। एक सशक्त नौसेना का अभाव मुगल काल में हमेशा ही बना रहा था। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विचार करिए। दीवाने आला आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। आला काजी न्याय विभाग का प्रधान था। बरीद सूचना अधिकारी था। कौन सा इसमें से सत्य नहीं है? बरीद सूचना अधिकारी था, ये गलत है, बाकी सारे सही है।
अकबरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में दीवाने आला को नियुक्त किया गया, जो कि आय व्यय के लिए जिम्मेवार होता था। खालसा और जागीर तथा इनाम भूमि पर नियंत्रण रखता था। सैन्य विभाग का प्रधान मीर बख्शी था। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय विभाग चौथा प्रमुख विभाग था, जिसका प्रधान आला काजी या फिर आला सदर था। मुगल काल में साम्राज्य की खुफिया और सूचना विभाग के भी अधिकारी थे, जिसमें कि खुफिया अधिकारी बरीद था और सूचना अधिकारी वाकियान बीस था। ठीक है, अकबर के संदर्भ में विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है अकबर के बारे में। अकबर ने साम्राज्य का विस्तार 12 सूबों में किया था। अकबर ने प्रति संतुलन सिद्धांत पर आधारित सुशासन का विस्तार सूबों में किया था। प्रत्येक सूबे में सूबेदार, दीवान बख्शी, सदर, काजी और वाकियान 20 नियुक्त किए जाते थे। अकबर के काल में मीर सामान का पद सैन्य मामलों से जुड़ा होता था। कौन सा इनमें से सत्य नहीं है? डी वाला गलत है, बाकी सारे सही है। मीर सामान सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था मीर सामान, और हरम की जरूरतों का सारा सामान वहीं पे जुटता था और वहीं पे व्यवस्था करता था। अकबर की कल्याणकारी नीतियों को आपको काल क्रमानुसार लगानी है और बताइए इनमें से कौन सा क्रमवार में सही होगा। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, सती प्रथा पर रोक, शराब बिक्री पर रोक। बताइए कौन सा होगा सीक्वेंस। कल्याणकारी नीतियां अकबर की, सबसे पहले उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, फिर जजिया कर को, फिर सती प्रथा पर रोक लगाया, फिर शराब बिक्री पर रोक लगाई। जो सीक्वेंस में है वो बिल्कुल सही है। अकबर अपनी धार्मिक व कल्याणकारी नीतियों के लिए भी जाना जाता था। उसने हिंदू-शाही राजघरानों से अच्छे संबंध कायम किए थे और इसी के आधार पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। हिंदुओं पर से जजिया कर को समाप्त कर दिया, सती प्रथा पर रोक लगाई और शराब बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अगला है कि हल्दी घाटी की लड़ाई पे विचार करिए और बताइए इनमें से सत्य कौन सा है। ये लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी। इसमें भीलों ने राणा के समर्थन में युद्ध किया था। राणा ने चामवंट डूंगरपुर के निकट चामवड़ को अपनी नई राजधानी बनाया था। मेवाड़ के अलावा किसी भी अन्य राजपूत राज्य के विरोध का अकबर को सामना नहीं करना पड़ा था। इनमें से बताइए सत्य कौन कौन सा है। तीनों ही सत्य हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी, लेकिन उसके निर्णायक रूप लेने से पहले ही 1597 में तीर लगने से राणा की मृत्यु हो गई थी। राणा के भीलों के साथ में मैत्री संबंध थे और उन्होंने राणा की मदद की थी। राणा प्रताप ने आधुनिक डूंगरपुर के निकट चावड़ में एक नई राजधानी बसाई थी। मेवाड़ के अलावा अकबर को मारवाड़ में भी विरोध का सामना करना पड़ा था। चौथा वाला गलत है। ठीक है, अकबर के दरबार में महेश दास किसका उपनाम है? महेश दास, बीरबल का। अकबर के मनसब में दो मनसबदार गैर राजपूत थे, राजा टोडरमल और बीरबल। इसमें बीरबल का नाम महेश दास था। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में इनमें से कौन दो पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे? कौन दो पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे? अक्वावीवा और मोनासेरट। अकबर विभिन्न धर्मों को मानने वाला मुगल शासक था। इसने पुर्तगाली पादरियों को अपने दरबार में आमंत्रित करने के लिए अपना एक दूत मंडल गोवा में भेजा था और निवेदन भेजा कि 2 मिशनरी विद्वान दरबार में भेज दिए जाएं। इनमें अक्वावीवा और मोनसेरट आए थे, जहां वे लगभग 3 वर्ष रहे थे। खुर्रम, खुर्रम किसका उपनाम है? खुर्रम शाहजहां का उपनाम है। ये आपके विजय है, युद्ध है। ये किस वर्ष हुआ है आपको बतानी है। सिंध विजय हुई थी 1590 में, गुजरात विजय हुआ था 1572 में, काबुल विजय हुआ था 1581 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। इसके बाद अगला चैप्टर है दक्कन और दक्षिण भारत 1656 ईस्वी तक का। चांद बीबी के संदर्भ में विचार करिए। ये मुगल शासक जहांगीर की समकालीन थी। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया था। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? दोनों ही इसमें से सही नहीं है। ठीक है, ना पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों ही गलत है। चांद बीबी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। चांद बीबी ने समझौते के माध्यम से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। दोनों ही गलत है। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के संदर्भ में विचार करिए। आदिल शाह मराठों का कट्टर विरोधी था और इसने राज्य की नौकरियों में मराठा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे राजस्व के लेखे के सभी स्तरों पर मराठी भाषा का प्रयोग आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। सत्य कौन सा है इसमें से ये बताइए। दूसरा इसमें से सही है, पहला वाला गलत है।
16वीं सदी में दक्कनी शासकों ने मराठों को अपने पक्ष में करने की निश्चित नीति पर काम करना शुरू कर दिया था। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह, जो कि 1535 में गद्दी पर बैठा था, इस नीति का हिमायती था। कहा जाता है कि उसने अपनी सेना में 30,000 मराठा बारगियों को स्थान दिया था और राजस्व प्रबंधन में मराठों को तरजीह दी थी। इसने राजस्व प्रबंधन में मराठों को तरजीह दी थी और राजस्व लेखे के सभी स्तरों पर मराठी भाषा के प्रयोग का श्रेय भी दिए जाते हैं। मलिक अंबर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। मलिक अंबर ने इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसने जब्ती प्रणाली लागू की थी। इसने इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा बनवाई गई राजधानी नौसरपुर को जला दिया था। इनमें से बताइए कि कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है इसमें से पहला वाला। मुगल काल में दक्षिणी राज्य के संदर्भ में विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा असत्य है। अकबर का समकालीन कुली कुतुब शाह था। इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां की संधि की थी शाहजहां से गोलकुंडा के प्रशासनिक एवं सैनिक मामलों में मदन्ना और अकन्ना का बोलबाला था। किताबे नौरस जहांगीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बताइए इनमें से असत्य कौन सा है? केवल ये गलत है, किताबे नौरस जहांगीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इब्राहिम आदिल शाह के संदर्भ में विचार करिए। इसे अबला बाबा के नाम से जाना जाता था। इसका मकबरा इब्राहिम रोजा के नाम से जाना जाता है। इसे जगत गुरु की उपाधि दी गई है, जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी। बताइए, विचार करिए और सत्य की पहचान करिए, तीनों ही सही है। चार मीनार के संदर्भ में विचार करिए। इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ये हैदराबाद नगर के बीच स्थित है। इसकी मुख्य सुंदरता चार मीनारों में स्थित 4 मंजिला इमारत है। सत्य की पहचान करिए, तीनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। 15वां चैप्टर है 17वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत। मुगल काल के संदर्भ में विचार करिए। शासकों की बढ़ती समृद्धि किसानों व मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई थी। मुगल शासक पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से बेखबर रहे थे। सत्य बताइए कौन सा है? दोनों ही सही है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में शासक वर्गों की बढ़ती हुई समृद्धि का फल किसानों और मजदूरों का नहीं पहुंच पाया था। जहांगीर की बंगाल विजय के संदर्भ में विचार करिए। उसने इस्लाम खां को बंगाल में नियुक्त किया था। उस समय बंगाल में उस्मानियों का अधिकार था। सत्य कौन सा है इसमें से? उस समय बंगाल में उस्मानियों का अधिकार नहीं था। ये दूसरा गलत है, पहला वाला सही है। 1600 में जहांगीर ने सूफी संत सलीम चिश्ती के पौत्र इस्लाम खां को बंगाल में नियुक्त किया था। जब जहांगीर ने बंगाल पर विजय हासिल किया था तो उस समय अफगान शासक वहां पर शासन कर रहे थे। शाहजहां के द्वारा जहांगीर के खिलाफ किए गए विद्रोह के संबंध में विचार करिए और सही बताइए कौन सा है इसमें से। विद्रोह का तत्कालीन कारण शाहजहां का कंदहार जाने से इनकार कर देना था। महाबत खान ने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शाहजहां को मुगलों की दक्कनी सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था। सत्य की पहचान करिए इसमें से सभी कथन सही है पूरी तरीके से। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, वहां पे आप देख लीजिएगा। मुगलों की विदेशी नीति के संदर्भ में विचार करिए। उज्बेकों के खिलाफ सफावियों और मुगलों ने गठबंधन कर लिया था। दूसरा है कि ईरान के साथ में मुगलों ने संधि संबंध कायम किए। तीसरा है कि मुगलों ने उस्मानी और उज्बेकों के साथ में मिलकर के ईरान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया था। अब इसमें से आप ये बताइए कि असत्य कौन सा है? असत्य इनमें से कौन सा है? ये गलत है, बाकी सारे सही है। तीसरा वाला गलत है। मुगल ईरानी संबंधों के संदर्भ में विचार करिए। औरंगजेब ने कंदहार संघर्ष आगे जारी न रखते हुए ईरान के साथ में कूटनीतिक संबंध कायम किए थे। मुगलों ने उत्तर पश्चिम सीमा सुरक्षा को कूटनीतिक नीति से कायम बनाए रखा था। सत्य कौन सा है इसमें से बताइए? दोनों ही सत्य है, पहला और दूसरा। औरंगजेब ने कंदहार से चलने वाले संघर्ष को आगे जारी न रखने का फैसला किया और चुपचाप ईरान के साथ में कूटनीतिक संबंध आरंभ कर दिया था। मुगल उत्तर पश्चिम सीमा पर एक वैज्ञानिक सीमा कायम रखने में कामयाब हुए। उन्होंने इस सीमा को कूटनीतिक नीति में से सफल बनाए रखा था। मुगलों की विदेश नीति के संदर्भ में विचार करिए और बताइए इनमें से सत्य कौन सा है। इनके एशियाई देशों के साथ में समानता के संबंध थे। इन्होंने भारत के व्यापारिक हितों को साधने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल किया था। सही कौन सा है इसमें से? दोनों सही है। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में विचार करिए।
कौन सा सही नहीं है ये बताइए। अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों को प्रति सवार अधिक वेतन देता था। सवारों की उनकी राष्ट्रीयता और घोड़ों के स्तर पर वेतन दिया जाता था। मुगलों ने मिश्रित सैनिकों की भर्ती की थी। कौन सा सही नहीं है इसमें से? पहला वाला गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। इनमें से किस मुगल शासक ने दो अस्पाह सी अस्पाह पद्धति का प्रारंभ किया था? किसने किया था? जहांगीर ने किया था। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में विचार करिए और बताइए सत्य कौन सा नहीं है इसमें से। मनसबदारों को वेतन नगद में न देकर के जागीरों में दिया जाता था। वही दस्तावेज को जमादामी कहा जाता था। शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। आगे चलकर के मनसबदारों का वेतन सालाना की जगह पे माहवारी पैमाने पर कर दिया गया था। बताइए इनमें से सत्य कौन सा है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? सी वाला गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। शाहजहां के अधीन में मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही थी। इसका कारण ये था कि उसने प्रशासन की ओर बहुत सावधानी से ध्यान दिया था और अधिकारियों के रूप में बहुत सोच समझ करके सुयोग्य व्यक्ति का ही चयन किया था। व्यक्तियों का अहदियों के संदर्भ में विचार करिए। इनके कर्तव्य बहुमुखी प्रकार के होते थे। ये विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे जिनकी नियुक्ति बादशाह स्वयं करते थे। उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफी ज्यादा होते थे। कौन सा सही है इनमें से? बताइए। सभी सही है, सभी कथन सही है। इसके बाद 16वां चैप्टर है मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। क्वेश्चन है कि शेर शाह और अकबर के बीच में भू राजस्व प्रशासन के संबंध में इनमें से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? टोडरमल। भू राजस्व प्रशासन की कड़ी के रूप में शेरशाह और अकबर के बीच में टोडरमल था, जिसने पहले शेरशाह के दरबार में काम किया था और बाद में अकबर के दरबार में नियुक्त किया गया। इनमें से किस शासक ने सुलह कोल की नीति अपनाई थी? सुलह कोल की नीति अपनाई थी अकबर ने। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए और इनमें से बताइए कि सत्य कौन सा नहीं है। भारत टीन और तांबे का आयात करता था। 17वीं सदी में भारत में चांदी और सोने का आयात बड़ी मात्रा में होता था। 16वीं सदी के अंत में भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। ओरमुज पुर्तगालियों का व्यापारिक अड्डा था जिसे कि अंग्रेजों ने फारसी फौज की मदद से जीत लिया था। अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। 16वीं सदी के अंत में भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, ये गलत है, बाकी सारे ही सही है। भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था 15वीं सदी के अंत में और उनका ह्रास 16वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। मुगल काल में कृषि क्षेत्र के संबंध में ये जो तथ्य है उसको आपको मैच करनी है। कृषि क्षेत्र से संबंधित ये तथ्य है। जोत का औसत उसको क्या बोलते थे? रकबा कहते थे। क्या कहते थे? रकबा। भूमिहीन किसान और मजदूर किससे संबंधित है? ये जो भूमिहीन किसान और मजदूर थे उसमें अस्पृश्य जातियां होती थी और ये आपके कमीन कहे जाते थे। किससे संबंधित है? कमीन से। स्वयं की जमीन वाले किसान को क्या कहा जाता था? खुद काश्त। और हल व बैल उधार लेने वाले गरीब किसान को मुजरियान। अगला ये जो मैच द कॉलम है इसको मैं बताइए आपको कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र ओरमुज में है क्या? फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र, डच व्यापारिक केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज होता था और बारूद का स्रोत है साल्टपीटर। ये गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तीसरा वाला मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन पहला दूसरा होगा, सिर्फ तीसरा मैच नहीं कर रहा है। अंग्रेजों ने 1622 में फारसी फौज की मदद से पुर्तगालियों के अड्डे ओरमुज पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने मद्रास में व्यापार के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज पर एक केंद्र स्थापित किया। साल्टपीटर से यूरोप के बारूद की कमी पूरी हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, साल्टपीटर से। और इसका प्रयोग जहाजों के भार को स्थिर करने के लिए भी किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए जो कथन है इस पर विचार करिए और सत्य की पहचान करिए। मुगल काल में भारत में कोई भी मध्य वर्ग नहीं था। मुगलों के द्वारा भू राजस्व का निर्धारण जब्ती प्रणाली के तहत किया जाता था। बताइए कौन सा सत्य है इसमें से? दूसरा वाला सही है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला वाला गलत है।
मध्य वर्ग का मतलब ऐसा वर्ग होता था जिसका जीवन स्तर अमीरों और गरीबों के बीच का होता था। मध्यकालीन भारत में ऐसा वर्ग काफी बड़ा था जिसमें कि छोटे मनसबदार, दुकानदार और अन्य पेशेवर लोग भी शामिल होते थे। मुगल काल के संदर्भ में विचार करिए और इसमें से सत्य की पहचान कीजिए। असत्य की, सॉरी, इसमें से बताइए असत्य कौन सा है। भारत चावल और शक्कर का निर्यात करता था, नई कृषि तकनीकों का प्रयोग हो रहा था, भारत 17वीं सदी में तंबाकू और मक्का नामक दो नई फसलों का उत्पादन करने में लगा था। इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें से असत्य है? नई कृषि नीति तकनीकों का प्रयोग हो रहा था, ये असत्य है, बाकी सारे ही सही है। 17वीं सदी तक नई कृषि तकनीकों का आरंभ नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। मुगल कालीन भारत में मदते मुआश किसको कहा जाता था? मदते मुआश कहा जाता था विद्वानों, उलेमाओं को दान में दी गई जमीन को। मुगल कालीन सरदार वर्ग के संबंध में विचार करिए और सत्य की पहचान करिए। शाहजहां के काल में शाहजी प्रमुख मराठा सरदार थे। शाहजहां के काल की अपेक्षा औरंगजेब के काल में हिंदू सरदार वर्ग का प्रतिशत अधिक था। ये वर्ग नस्ली तौर पर एक मिश्रित शासक वर्ग था। बताइए, तीनों ही सही है। मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में विचार करिए। ये एक साख पत्र होती थी, इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती थी। मुद्रा विनिमय में शामिल शराफ खानगी बैंकों का काम भी करते थे। कौन सा सत्य है इनमें से? तीनों ही सही है। मुगल कालीन सरदार वर्ग में से विचार करिए। इस वर्ग में अफगान, भारतीय, मुसलमान और हिंदू शामिल थे। मराठों का एक वर्ग सरदार वर्ग में शामिल हुआ था। जहांगीर मराठों को दक्षिण में मामलों का केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह था। बताइए, इनमें से सत्य कौन सा है? पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही सही है। जमींदारों के संदर्भ में विचार करिए। बहुत से जमींदारों को भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। इनकी अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी। इनके स्थानीय नाम देशमुख, पाटिल आदि थे। किसानों से इनका प्रत्यक्ष संबंध था। बताइए, इनमें से कौन कौन से सत्य हैं? चारों ही सही है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे जिसमें आपको सारे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अगला, अंतर क्षेत्रीय स्तर के व्यापारी को क्या कहते हैं? मोदी। ठीक है, बोहरा या मोदी। स्थानीय एवं फुटकर व्यापारी को क्या कहा जाता है? वाणिक कहा जाता है। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले व्यापारी को क्या कहा जाता है? बंजारा कहते हैं। परिवहन एजेंट को गुमाश्त कहते हैं। नेक्स्ट है मध्यकालीन वर्ग है और इनसे संबंधित ये तथ्य हैं और इनसे बताइए कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। व्यापारिक समुदाय का नेतृत्व करने वाला नगर सेठ या अगुआ कहलाता है। सही है। सड़कों पर वसूला गया शुल्क राहदारी होता है। ये भी सही है। जहाज बनाने का स्थान को गोदी कहते हैं। ये भी सही है। तीनों ही सही है। नेक्स्ट, मुगल कालीन व्यापार के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? कोरोमंडल तट वस्त्र उत्पादन का केंद्र था। बंगाल चावल, शक्कर तथा नफीस मलबल का निर्यात करता था। भारत का व्यापारिक समुदाय जाति और धर्म पर आधारित नहीं था। खत्री और मालाबारी दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे। इसमें से ये वाला गलत है, बाकी सारे सही है। 18वीं सदी में कोरोमंडल तट के चिट्टी और मालाबारी के मुसलमान व्यापारी, जिनमें कि हिंदुस्तानी और अरब दोनों शामिल थे, दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे। मुगल शासकों के संदर्भ में विचार करिए। अकबर व औरंगजेब तोप निर्माण में गहरी रुचि रखते थे। उस काल में भारत इस्पात की तलवारों का निर्यात करते थे। बताइए, इनमें से कौन सा सत्य है? दोनों। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों के आगमन को आपको काल क्रमानुसार लगानी है। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। केलिको किससे संबंधित है? केलिको संबंधित है भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा होता था। भारत से यूरोप को जो निर्यात कपड़ा होता था, क्या होता था? केलिको, है ना। ये एक भारतीय कपड़ा था जिसे कि अंग्रेज यूरोप को निर्यात करते थे और वहां से केलिको कहा जाता था वहां उसको। अगला मैच करिए। रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़ा क्या होता था? पटोला। क्या बोलते हैं? पटोला। सशस्त्र सेनाओं का निवास स्थान या स्थल या जो किला होता था उसको गढ़ी कहते हैं। कृषि के लिए दिया गया जो ऋण होता था उसको
तकावी कहते थे, ऋण को तकावी कहा जाता था, और कारीगरों का जो मेहताना दिया जाता था उसको दस्तूर कहते हैं। नेक्स्ट है, डचों के संदर्भ में विचार करिए। इन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त करके मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई थी। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के द्वीपों पर वर्चस्व स्थापित किया था। इन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल कर लिया था। इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। बताइए इनमें से कौन सा सत्य है? चौथे वाले को छोड़ करके तीनों ही सही है। इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री नहीं बनाई थी, सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने बनाई थी। ठीक है। यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में विचार करिए। 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच व अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। इन्होंने भारतीय व्यापारियों के माल को अपने जहाजों पर ढोना भी शुरू कर दिया। आरंभ में नील का निर्यात भारत से यूरोप को किया गया था। बताइए सत्य कौन सा है इनमें से? तीनों ही सही है। अंग्रेजों के संदर्भ में विचार करिए। जहाजों से फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी फैक्ट्री को पुख्ता बनाया। फारसी फौज की सहायता से ओरमुज पर कब्जा कर लिया था। सत्य की पहचान करिए। दोनों ही सही है। अगला, ये निर्यातित वस्तुएं हैं और ये वस्तुएं किस स्थान से संबंधित है वो बताइए आप। नील, ये कहाँ से निर्यातित होते थे? नील आपके गुजरात से, कपड़ा कोरोमंडल से, कच्चा रेशम उड़ीसा के बालासोर से, और साल्ट पीटर बिहार से। यूरोपीय व्यापारी गुजरात से नील का निर्यात करते थे, कोरोमंडल से कपड़े का निर्यात करते थे, हुगली और बालासोर से कच्चा रेशम और शक्कर का निर्यात करते थे, बिहार से साल्ट पीटर का निर्यात करते थे। 18वीं सदी के भारतीय विदेश व्यापार के संदर्भ में विचार करिए। भारत के यूरोप के साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुए। इस समय भारत में सर्वाधिक तेजी से सोना और चांदी का आगमन हुआ। कौन कौन से सत्य हैं? तीनों ही सही है। अंग्रेज व्यापारियों के संदर्भ में विचार करिए। इन्होंने मछलीपट्टनम के बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया था। उन्होंने गुजरात से लेकर के हुगली तक तथा मछलीपट्टनम से लेकर के सिंधु नदी तक व्यापारिक वर्चस्व बनाए रखा था। कौन सा सत्य है इनमें से? पहला, दूसरा, सिर्फ पहला, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों? तो आप कहेंगे कि इनमें से ये दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। इसके बाद आइए 17वें चैप्टर पे आते हैं। 17वें चैप्टर में सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियां से संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा। पहला है कि मुगल कालीन ये बाग है और ये बाग किस स्थान पे है, ये दिया हुआ है, और आपको ये बतानी है कि ये इससे सुमेलित है या फिर नहीं। कौन कौन से सुमेलित है? निश्चित बाग आपके लाहौर में था, शालीमार बाग जो है कश्मीर में, और पिंजोर बाग कौन कौन सा सुमेलित नहीं है ये बतानी है आपको इसमें से। सॉरी, निशात बाग आपके कहाँ पे है? ये उल्टा दे दिया है, कश्मीर में है, और शालीमार बाग जो है ये लाहौर में है। पिंजोर बाग पंजाब में है। ठीक है, निशात बाग कश्मीर में, शालीमार बाग लाहौर में, और पिंजोर बाग पंजाब में। किस मुगल बादशाह ने आगरा स्थित लाल किले का निर्माण करवाया था? आगरा में लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा के संबंध में विचार करिए। इसे अकबर ने अपनी गुजरात विजय के बाद में बनवाया था। इसमें प्रयुक्त शैली को अर्धगुंबदी दरवाजा कहते हैं। अर्धगुंबदी शैली को मुगलों ने उज्बेकों से ग्रहण किया था। सत्य कौन सा है इनमें से? दोनों सही है, पहला और दूसरा। ठीक है। दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। मुगल काल में पेत्रा द्यूरा किससे संबंधित था? पेत्रा द्यूरा संबंधित था संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि होती थी जिसको कि पेत्रा द्यूरा कहते हैं। शाहजहां के संदर्भ में विचार करिए, बताइए सत्य कौन सा है? शाहजहां, इसने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने सिख गुरु अर्जुन देव को संरक्षण प्रदान किए थे। बताइए कौन कौन सा इसमें से सत्य है? पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, सिख गुरु अर्जुन देव को अकबर के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, इसे तीसरा वाला गलत है। शाहजहां ने सिख गुरु अर्जुन देव को संरक्षण प्रदान किया था, ये गलत है। मुगल चित्रकला के संबंध में कौन सा सही है?
मुगल बादशाहों ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किए थे। इनकी चित्रकारी में दरबार के दृश्य, शिकार व युद्ध के दृश्यों को चित्रित किया जाता था। जसवंत और दसावन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है? तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। मुगल चित्रकला के संबंध में विचार करिए। जहांगीर चित्रकला का पारखी था। वो चित्र से प्रत्येक चित्रकार के योगदान को पहचान लेता था। औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं थी। मंसूर शाहजहां के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। इनमें से कौन कौन सा सही है? मंसूर शाहजहां के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था, ये गलत है। बाकी पहला और दूसरा सही है। ठीक है। मंसूर जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसे कि मानव व पशु की एकल आकृति बनाने का महारत हासिल था। फैजी के संदर्भ में विचार करिए। ये हुमायूं के अनुवाद विभाग से संबंधित था। महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी की देखरेख में हुआ था। कौन कौन सा सत्य है? ये सही है, पहला वाला गलत है। फैजी फारसी का बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक है। और ये अबुल फजल का भाई था। ये अकबर के अनुवाद विभाग से संबंधित था। मुगल कालीन संगीत के संदर्भ में विचार करिए। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सर्वाधिक रचनाएं औरंगजेब के काल में हुई थी। बताइए कौन कौन से सत्य हैं? तीनों। सिखों के संदर्भ में विचार करिए। सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया। अर्जुन देव ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्यागने पर जोर दिया था। बताइए कौन कौन सा इनमें से सही है? तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही जाएगी टेलीग्राम पे। मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में विचार करिए। जहांगीर के समय में सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था। खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव व हरगोविंद को कैद में रखा था। इनका संघर्ष धार्मिक न होकर के व्यक्तिगत व राजनीतिक था। बताइए इनमें से कौन कौन सही है? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित है? संत दादू संबंधित है किससे? संत दादू संबंधित है प्रवृत्ति दर्शन से। कौन सा सुमेलित है इसमें से? गलत है, पहला। रघुनंदन संबंधित है असांप्रदायिक ग्रंथ से, ये भी गलत है। शेख अहमद सरहिंदी संबंधित है तौहीद की आलोचना से, तीसरा सही है, पहला और दूसरा गलत है। गुजरात में जन्मे संत दादू ने निपक्ष यानी असांप्रदायिक पंथ की शिक्षा दी थी। ठीक है। बंगाल के नादिया जिले के रघुनंदन ने रूढ़िवादी हिंदुओं की भावनाओं को स्वर दिया था। ठीक। राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास इनमें से किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? बताइए। औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली की चित्रकला के संबंध में विचार करिए। इस शैली में पश्चिम भारतीय या फिर जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण मुगल शैली के साथ में किया गया था। इस शैली में शिकार के दृश्य, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, 12 मासों और रागों को चित्रित किया गया था। पहाड़ी शैली इससे पूर्णतः भिन्न शैली थी। सत्य की पहचान करिए। तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है। तीसरा वाला क्यों गलत है? पहाड़ी शैली ने भी राजस्थानी शैली की परंपराओं को ही जोड़ दिया था, ध्यान रखिए। दारा शिकोह के बारे में विचार करिए। उसने एक गीता का फारसी में अनुवाद किया था। उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी। बताइए, दोनों सही है। मुगल काल में वली अहद किसको कहा जाता था? ये आपको मालूम होगा कि वली अहद उत्तराधिकारी को कहा जाता था, और उत्तराधिकारी को कहा जाता था जो कि शाहजहां दारा शिकोह को अपना वली अहद बनाना चाहता था। मुगल शासक अपने उत्तराधिकारी को क्या कहते थे? वली अहद कहते थे। शाहजहां के काल में उत्तराधिकारी को लेकर के संकट उत्पन्न हो गया था और शाहजहां दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, यानी वली अहद बनाना चाहता था। अब यहाँ पे ये बताइए आप कि मुगल उत्तराधिकारियों के द्वारा लड़ी गई जो लड़ाइयाँ थी, उसमें औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ी गई जो लड़ाइयाँ थी, उसको आप सीक्वेंस में आप लगाइए। सबसे पहले कौन लड़ी गई थी, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इनके सन के अनुसार। सबसे पहले दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मट की लड़ाई हुई थी, जिसमें कि औरंगजेब विजयी रहा था। इसके बाद ये दोनों ही 58 में ही लड़ा गया था।
ठीक है, ये अप्रैल में, ये मई में। उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी जिसमें कि औरंगजेब ही विजयी रहा था, और देवराल की लड़ाई में भी औरंगजेब विजयी रहा था। ठीक है। 15 अप्रैल को 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धनमट की लड़ाई लड़ी गई जिसमें कि औरंगजेब विजयी हुई, औरंगजेब की। इसके बाद 29 मई 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ी गई सामूगढ़ की लड़ाई थी जिसमें कि औरंगजेब विजयी रहा था। इसके बाद मार्च 1659 में अजमेर के निकट देवराल में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ी गई लड़ाई थी जिसमें कि दारा शिकोह पराजित हुआ था, यानी औरंगजेब विजयी रहा था। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि औरंगजेब के बारे में ये जो 3 कथन दिए गए हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन कौन से सत्य हैं। पहला, उसने कश्मीर से लेकर के जिंजी तथा हिंदू कुश से लेकर के चटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। उसने हनीफी कानून को अपनाया था। तो ये तीनों ही इसके बारे में पूरी तरीके से सही है। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में जिंजी तक और पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर के पूर्व में चटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब की ख्याति एक कट्टरवादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में हुई थी। इसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने मुस्लिम कानून की हनीफी व्याख्या को अपनाया था जिसका पालन भारत में पारंपरिक रूप से किया जा रहा था। क्वेश्चन देखते भी आप देखिए, पहले आप उसको खुद से करिए, उसके बाद आंसर देखिए और फिर सोल्यूशन देखिए, तब जाकर के आपके ये बहुत ही अच्छे से दिमाग में घुस जाएंगे सारे। मुहतसीब के संदर्भ में बताइए। इन्हें प्रत्येक सूबे में नियुक्त किया जाता था। ये शरा और जवाबी द्वारा निषिद्ध कार्य ना किए जाए इसकी देखभाल करते थे। ये राज्य के नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी थे। कौन कौन से सत्य हैं इसमें? तीनों ही सही है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नागरिकों के नैतिक धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुहतसीब की नियुक्ति अपने प्रत्येक सूबे में करता था, मतलब प्रत्येक सूबे में किया हुआ था उसने। मुहतसीब का कार्य शरा और जवाबित में निषिद्ध कार्य खुल्लम खुल्ला ना किए जाए इसकी देखभाल करना था ताकि लोग शराब भांग का प्रयोग ना करें। मुहतसीब की नियुक्ति के पीछे औरंगजेब का यह मानना था कि राज्य नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए जिम्मेदार है। अब ये बताइए कि मथुरा का केशव राय मंदिर किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। ये मथुरा में केशव राय मंदिर वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। औरंगजेब की सामाजिक सांस्कृतिक नीति के संदर्भ में विचार करिए। उसने नौरोज के त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने झरोखा दर्शन की प्रथा बंद करा दी थी। उसने अबवाव नामक कर लगाया था। तो ये अबवाव नामक कर औरंगजेब ने नहीं लगवाया था। बाकी पहला और दूसरा दोनों सही है। औरंगजेब ने नौरोज के त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि वो जरथुस्त्री रिवाज जिसका जरथुस्त्री रिवाज था जिसका ईरान के सफावी शासक पालन करते थे, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई झरोखा प्रथा को औरंगजेब ने बंद करा दिया था क्योंकि इसे वो अंधविश्वास रिवाज और इस्लाम के विरुद्ध मानता था। औरंगजेब ने अफवाह नामक कर न लगा करके आमदनी के एक बड़े जरिए के लिए तिलांजलि दी क्योंकि इसका प्रावधान शरा में नहीं था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट, मासीरे आलमगीरी का लेखक कौन है? बताइए। मासीरे आलमगीरी के लेखक हैं मुस्तैद खां। कौन है? मुस्तैद खां। मुस्तैद खां ने मुआसिरे आलमगीरी नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें कि उसने मथुरा के केशव राय मंदिर के विध्वंस की चर्चा की थी। इसके बाद आते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन द्वितीय। तो जो इसमें इस सीरीज में नए जुड़े हुए उनको नहीं मालूम होगा कि ये कौन सी क्लास की चल रही है, तो ये क्लास 11 की एनसीईआरटी जिसका ये मध्यकालीन भारत है। ठीक है। पुरंदर की संधि इनमें से किसके किसके बीच में हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच में। 1665 में मराठा शासक शिवाजी और औरंगजेब के बीच में विश्वास पात्र सलाहकार जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी और औरंगजेब के विश्वास पात्र सलाहकार जय सिंह के बीच में। शिवाजी के राज्याभिषेक के संदर्भ में विचार करिए। शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और दूसरा कह रहा है कि पुरोहित गंगा भट्ट ने उन्हें उच्च वर्गीय क्षत्रिय घोषित किया था। बताइए इनमें से कौन कौन से सत्य हैं? दोनों ही सत्य हैं। 1674 में शिवाजी ने रामगढ़ में विधिवत राजमुकुट ग्रहण करने के बाद छत्रपति की उपाधि धारण किया था। राज तिलक का संस्कार संपादित कराने वाले पुरोहित गंगा भट्ट ने यह घोषणा की कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय हैं। इसके बाद ये है आपका मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था और उनसे संबंधित अधिकारियों के संबंध। तो आपको इसको क्या करनी है? मैच करनी है। वित्त व्यवस्था किससे संबंधित है? वित्त व्यवस्था संबंधित है आपकी, कौन होता था? पेशवा होते थे। पेशवा होते थे ना। सैन्य प्रशासन किससे संबंधित है?
इसको कहा जाता था सरे नौबत, लेखपाल को मजूमदार और गुप्तचर और डाक विभाग वाक्य नवीस। शिवाजी के प्रशासन में, अब यहाँ पे अच्छे समझिए, शिवाजी के प्रशासन में वित्त व्यवस्था और सामान्य प्रशासन पेशवा की देखरेख में था। सेना के लिए जिम्मेदार सेनापति को सरे नौबत कहा जाता था। मजूमदार राज्य का लेखपाल होता था, यानी अकाउंटेंट होता था, और वाकी नवीस गुप्तचर व डाक विभाग और राज्य की गृहस्थी की देखरेख करता था। शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ये युग्म, इसमें से शिवाजी के शासनकाल में जो भी चीजें थी इससे ये सुमेलित है या फिर इसमें से कौन कौन से सुमेलित नहीं है। पंडित राव परमार्थिक दानों के लिए जिम्मेदार होते थे। स्थायी सेना पागा के से संबंधित है। अस्थायी सैनिक सिलहदार से संबंधित है। ये सारे सुमेलित है। शिवाजी ने अपने मंत्रिमंडल में पंडित राव की नियुक्ति किया था, जो कि परमार्थिक दानों के लिए जिम्मेदार था। स्थायी सेना को पागा कहा जाता था, जिसमें कि 30 से 40 हजार घुड़सवार शामिल थे। अस्थायी सैनिक को सिलहदार कहा जाता था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में ये जो कथन है, अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था। प्रत्येक मंत्री पेशवा के प्रति उत्तरदायी था। राजस्व व्यवस्था में शिवाजी ने मलिक अंबर की तद विषयक व्यवस्था का अनुकरण किया था। अब इसमें से बताइए कौन कौन सी इसमें से सत्य नहीं है। इसमें से अगर आप देखिए तो सिर्फ दूसरा वाला गलत है कि प्रत्येक मंत्री पेशवा के प्रति उत्तरदायी था। बाकी पहला और दूसरा सही है। सॉरी, पहला और तीसरा सही है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि अष्टप्रधान में शामिल सभी 8 मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि प्रत्येक मंत्री पेशवा के प्रति उत्तरदायी था। बाकी आपके सही है। शिवाजी अपने शासनकाल में एक ठोस शासन प्रणाली की नींव डाली थी, जिसमें कि उन्होंने 8 मंत्री नियुक्त किए थे, जिन्हें कि अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी ने राजस्व व्यवस्था के मामले में मलिक अंबर के द्वारा अपनाई गई तद विषयक व्यवस्था का अनुकरण किया था। शिवाजी के बारे में है ये, इन्होंने मुगल इलाकों में चौथ यानी कर वसूला था। शिवाजी के काल में अन्नाजी दत्तों ने नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम किया था। कौन कौन से सत्य हैं इसमें से? दोनों ही सत्य हैं। शिवाजी ने अपने राज्य के निकट मुगल इलाकों से चौथ वसूल करके अपनी आय में वृद्धि किया था। ये भू राजस्व का 1/4 होता था। दूसरा भी सही है। 1679 में अन्नाजी दत्तों ने नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम किया था। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में विचार करिए। औरंगजेब पर नादिर शाह के द्वारा किया गया आक्रमण उसके पतन का कारण था। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण था कि औरंगजेब के दक्षिण अभियान की लालसा, जिस कारण वो उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका, ये पतन का कारण था। या फिर औरंगजेब के द्वारा अपनाई गई मराठा नीति। बताइए क्या कारण था? औरंगजेब पर नादिर शाह के द्वारा किया गया जो आक्रमण था वो कारण नहीं था, बाकी ये दोनों कारण थे। तो इसको एक्सप्लेनेशन के जरिए अच्छे से समझिए। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में खूब लूटपाट की थी। ठीक है, तो ये गलत है। औरंगजेब के दक्षिण अभियान से धन जन में काफी क्षति पहुंची थी, जिस कारण वो उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका था, जो कि मुगल पतन का कारण बना था। औरंगजेब मराठों को सही से न ही अपना विश्वास पात्र बना पाया था और न ही शत्रु बना पाया था, जिस कारण उसे मराठों की छापामार युद्ध नीति का सामना करना पड़ा था और मराठे मुगल को दक्षिण में हराने पर कामयाब रहे थे और मुगल पतन का कारण बने थे। चलिए आगे बढ़ते। मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य की पहचान करने के लिए आप सारी चीजों को पढ़िए। पहला है कि मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी। सैन्य नेतृत्व राजपूतों के हाथ में था। मुगल सरदारों उमरा संगठन ने प्रशासन में नई प्रणाली लागू की थी। या फिर औरंगजेब के द्वारा छापामार पद्धति का उपयोग किया गया था। इनमें से कौन सा सत्य है? अगर सत्य की बात की जाए तो सिर्फ पहला सत्य है कि मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी और बाकी सारे ही गलत है। मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी। औरंगजेब के समय इसे एक सुयोग्य शासक की आवश्यकता थी, जिसे कि वजीरों ने संभालने की कोशिश की थी, जो कि असफल रहे थे। इसके बाद क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है, ये इसका आखिरी चैप्टर है। इसके बाद क्लास 12 स्टार्ट हो जाएगा और क्लास 12 की एनसीईआरटी को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे, कुछ चैप्टर को। मूल्यांकन और समीक्षा, जो भी हमने पढ़ा मध्यकालीन भारत में उसका ये मूल्यांकन है। और उसके बाद हम समीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मध्यकालीन भारत के बारे में आपने क्या क्या समझा। तुर्कों ने भारत में राजनीतिक एकीकरण को प्रारंभ किया। तुर्कों ने मंगोल हमलों से भारत की रक्षा की थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में भारतीय राज्यों में सामंती व्यवस्था कायम थी। अब बताइए कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में इनमें से कौन कौन सा सत्य है? तो जो तीनों स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, तीनों ही सही है।
मध्यकालीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि तुर्कों ने भारत का राजनीतिक एकीकरण संपादित किया, जिसे कि बाद में मुगलों ने लंबे समय तक बनाए रखा। 13वीं से 14वीं सदी के दौरान तुर्कों ने मंगोल हमलों से भारत की रक्षा की थी। बाद में 200 वर्षों तक मुगलों ने उत्तर पश्चिम सीमा को विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रखा। कुछ इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारतीय राज्यों में सामंती व्यवस्था का होना माना है मीन्स। ददनी प्रथा। ददनी प्रथा के बारे में बताइए कि ये चारों में से कौन सा सत्य है। ये दक्षिण भारत में सती प्रथा का प्रचलित रूप था। ये व्यापारियों के द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। ये मुगल कालीन सामाजिक सुधार व्यवस्था थी या फिर ये मुगल राजस्व प्रणाली थी, बताइए। ददनी प्रथा ये व्यापारियों के द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित था। ददनी प्रथा 17वीं और 18वीं सदी में ददनी प्रथा अधिक चलन में थी, जिसके अनुसार देशी विदेशी दोनों ही व्यापारी कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे और माल तैयार हो जाने के बाद उनसे ले लिया करते थे। इसे ही ददनी प्रथा कहा जाता था। तो यहीं पे आपका खत्म होता है क्लास 11 की एनसीईआरटी।